क्लास नंबर 14 और इस क्लास नंबर 14 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो आपके एक मैनेजरल फंक्शंस का एक पार्ट है। जो हमारे मैनेजरल फंक्शंस होते हैं जो आपके मैनेजमेंट ने हमें दिए हैं, जिनका नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। और उसके बाद इसमें अभी फ़िलहाल मैंने 3 मेंशन किए हैं। वैसे टोटल आपके 5 मैनेजरल फंक्शन हैं जो मैनेजमेंट के अंडर में दिए होते हैं हमें, जिसका नाम है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो जो ये मैनेजर फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, ये बेसिकली जब हमारी प्लानिंग हो जाती है, मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो उसके बाद हमारी प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपने घर से बाहर घूमने का कोई प्रोग्राम बनाया, ट्रिप पे जाने का। तो आपने प्लानिंग कर ली कि आपने ट्रिप पे जाना है। अब ट्रिप पर जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी, आपको बैग पैक करना पड़ेगा, आपको सामान उठाना पड़ेगा। ठीक है, आपको मनी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं और जब उस प्लानिंग पे हम काम करना शुरू करते हैं, तो उस काम से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की, उन रिसोर्सेज का हम अरेंजमेंट करते हैं। एक दूसरे की ड्यूटी सेट करते हैं कि भाई सुबह कौन उठेगा, गाड़ी कौन निकालेगा, टिकट कौन बुक कराएगा, पैसे का अरेंजमेंट कौन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मैन पावर या अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग क्यों आता है, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया, देखिए प्लानिंग को मैंने नंबर 1 पे डाला है, फिर मैंने ऑर्गेनाइजिंग को नंबर 2 पे डाला है, और फिर स्टाफिंग को नंबर 3 पे, और फिर 4 पे आपका डायरेक्टिंग आता है, और 5 पे आपका कंट्रोलिंग आता है। तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप क्यों बोला गया है कि प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग क्यों आता है, उसका मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि टॉप लेवल ने डिसाइड किया कि इस साल हम 15% का प्रॉफिट अपना बढ़ाएंगे पहले के मुकाबले। तो ये उन्होंने क्या सेट किया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो वो प्लानिंग का पार्ट होता है। उसके बाद उन्होंने इस 15% के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए 3 ऑप्शन सेट किए, 3 अल्टरनेटिव बनाए, जिनमें से एक अल्टरनेटिव उनको लेना पड़ेगा। जैसे पहला अल्टरनेटिव, उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हम अपनी जो सेल है, आउटपुट जो है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एंट्रिंग इनटू डाइवर्सिफिकेशन, हम अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन लेके आएंगे, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे हटके हम कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा ऑप्शन, इंक्रीज सेल प्राइस, हम अपने प्रोडक्ट का जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको चेंज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये हो गए आपके अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना। मतलब ये तीनों ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करके आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो ये तीनों अल्टरनेटिव हैं, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव सही है, कौन सा सही नहीं है, इसके लिए आपने उन तीनों अल्टरनेटिव को इवेल्युएट किया बाय टेकिंग देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। फिर उसके बाद आपको मैनेजमेंट को जो बी ऑप्शन है वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मार्केट में हर कंपनी, हर इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन में काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट बना रही है, एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है। तो बी अल्टरनेटिव उन्होंने चूज़ किया। अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया, किस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है वो भी सेट हो गया। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने प्लान बनाया है, जो ऑब्जेक्टिव लेकर आपने प्लान बनाया है, उस प्लान को अब अपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो जब वो टॉप लेवल अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करती है, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। इसका मतलब जो प्लानिंग आप करते हो, उस प्लानिंग को जब आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए प्लानिंग के बाद हमारा आता है अगला स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या किया जाता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को लिख लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हैं। माल ख़रीदने की, कच्चे माल को ख़रीदना, बनाना, फिर बेचना, उसकी मार्केटिंग करना, पैकिंग करना, जो भी आपके काम है, उन सारे एक्टिविटीज़ को आप लिख लो। और उसके बाद उन एक्टिविटीज़ के ग्रुप बना दो। जैसे मान लो कि आपको रॉ मटेरियल ख़रीद के फैक्ट्री में रखना है, आपने इस व्यक्ति से माल ख़रीदना है, इतना माल ख़रीदना है, इस क्वालिटी का माल ख़रीदना है, इस तरीके से कॉल करके ख़रीदना है। मतलब ख़रीदने से जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग कर लो, बेचने से जुड़ी हुई जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग कर लो। तो हर एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिमिलर नेचर की है, उसके ग्रुप बना दो। जैसे परचेज से जुड़ी हुई 4-5 एक्टिविटी हैं, तो उसको परचेज़ का ग्रुप अलग बना दो। सेल्स से जुड़ी हुई 6-7 एक्टिविटी है, तो सेल्स का ग्रुप अलग बना दो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई एक्टिविटी हैं, तो अकाउंट्स का अलग अलग ग्रुप बना दो। तो हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को पहले लिखना पड़ता है, फिर उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला काम होता है कि जब आपके सामने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने की बात आए, तो सबसे पहले आप एक्टिविटीज़ को लिख लें जितनी भी हैं, और फिर उनका ग्रुप बना लें।
फिर इस काम को हम एक छोटे से इस जो भी ये काम हमने किया, सबसे पहला स्टेप किया, इसको एक छोटा सा नाम दिया जाता है इसको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसका नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क को आइडेंटिफाई करना, जितने भी वर्क हैं और उनको फिर अलग अलग पार्ट में ग्रुप बना के डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे परचेज़ का काम, सेल्स का, फाइनेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का, मार्केटिंग का, HR डिपार्टमेंट का काम। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती हैं। उसके बाद है सेट अ स्पेशलाइज मैनेजर ऑन प्लान्ड, मतलब आप प्लानिंग करें कि जो भी ग्रुप आप बनाएंगे उस पर एक मैनेजर को बिठाएंगे, एक स्पेशलाइज पर्सन होगा जो उस ग्रुप को संभालेगा। एंड ईच ग्रुप एंड प्लान फॉर सबऑर्डिनेट अंडर मैनेजर, और कितने उस मैनेजर के अंडर में, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक तो ग्रुप का मैनेजर होगा जो ग्रुप आप बनाओगे। जैसे मान लो जी परचेज़ का ग्रुप बना दिया, आप परचेज़ में मान लीजिए 5 एक्टिविटी हैं, तो आपको 5 सबऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी या 3 सबऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितने आपको मैनेजर चाहिए, कितने ग्रुप बनेंगे, कितने मैनेजर चाहिए, और मैनेजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट चाहिए, इसकी तैयारी आप करोगे। इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है डिपार्टमेंट बनाना जहाँ पर आपके मैनेजर होंगे और मैनेजर के अंडर में काम करने वाले सबऑर्डिनेट होंगे। तो ये ध्यान रखना, जब मैनेजर और सबऑर्डिनेट को आप लिख लोगे कि भाई हमें इतने मैनेजर और इतने सबऑर्डिनेट की ज़रूरत है, तो उन मैनेजर और सबऑर्डिनेट को लाने का जो काम है वो आपका काम है वो मैनेजर फंक्शन का थर्ड स्टेप है, स्टाफिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग जो होती है वो पैरेलल चलती है। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजिंग करते जाएंगे उसके साथ साथ स्टाफिंग भी चलती जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने ऑर्गेनाइजिंग फोकस करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जितने ग्रुप हम बनाते हैं उन ग्रुप्स के ऊपर एक मैनेजर और उसके अंदर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट हैं उनका डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हम डिसाइड करते हैं। अब इनको लाना, मैनेजर को लाना, अपॉइंट करना, जॉब पे रखना, ये आपका स्टाफिंग में आएगा, जो थर्ड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप हो गया, जब हम मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बारे में प्लानिंग करेंगे, वो हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट में कितना काम करना है और उसे अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट से कैसे निकालना है, उसके लिए आपको ड्यूटीज़ असाइन करनी होती हैं। सबसे पहले आप ड्यूटी मैनेजर को दोगे, फिर मैनेजर को बताओगे कि आपने अपने सबऑर्डिनेट को कितनी ड्यूटी देनी है, कितनी पावर देनी है। तो तीसरा काम होता है हमारा डिफाइन द वर्क टू डिफरेंट जॉब पोजीशन, मतलब जितने भी आपके जॉब पोजीशन पे लोग होंगे, सबऑर्डिनेट या हो या मैनेजर हो, आप सबसे पहले उनका जो काम है वो डिफ़ाइन करोगे कि आपने ये काम करना है, और उसके बाद फिर आप उन्हें एलोकेट करोगे कि आपका ये काम है, आप परचेज मैनेजर हो, आपको ये काम करना है। तो डिफाइन द वर्क टू डिफरेंट जॉब पोजीशन एंड एलोकेट वर्क टू ईच देम, और सबको आप काम दोगे, मैनेजर को क्या काम करना है, सबऑर्डिनेट को क्या काम करना है, एलोकेट करने के बाद फिर वो अपने अपने तरीके से काम करेंगे। इसको कहते हैं असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद है हु हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम होम, कौन किससे ऑर्डर लेगा। अब जैसे मान लीजिए मैनेजर के अंडर में एक परचेज मैनेजर है, उसके अंडर में 5 सबऑर्डिनेट है, तो क्या जो सबऑर्डिनेट है वो मैनेजर से ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट है उससे डिसीजन लेगी, उससे ऑर्डर लेगी, या अपने ऊपर जो उसके ऊपर जो परचेज मैनेजर है, जो नियरेस्ट मैनेजर है, जो एक तो मान लीजिए सबऑर्डिनेट के ऊपर परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर के ऊपर आपका टॉप लेवल पे मैनेजर है, तो सबऑर्डिनेट को अपना ऑर्डर किससे लेना है, अपने मैनेजर से ही लेना है या मैनेजर के ऊपर जो मैनेजर है उससे लेना है। तो आपको ये डिसाइड भी करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजिंग में कि हु हैज़ टू टेक ऑर्डर फ्रॉम होम, कौन किससे ऑर्डर लेगा, एंड टू होम ही इज़ अकाउंटेबल, और काम होने के बाद या काम ना होने के केस में कौन किसको जवाब देगा। भाई अगर काम हो गया तो भी तो बताना पड़ेगा कि काम हो गया है, और अगर काम नहीं हुआ है तो कौन जवाब देगा। मान लीजिए टॉप लेवल, मान लीजिए आपका परचेज डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, तो परचेज डिपार्टमेंट में अगर काम नहीं हो रहा है तो टॉप लेवल को जवाब कौन देगा, सबऑर्डिनेट देगा या परचेज मैनेजर देगा। ऑब्वियस सी बात है परचेज मैनेजर देगा, लेकिन ये आपको पहले बताना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये नीचे लिखा हुआ है देखिए, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैंने जो आपको 4 स्टेप बताए हैं ऑर्गेनाइजिंग के, वो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा है असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, और चौथा है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर ये आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग को बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैंने ये स्टेप्स बताते हुए आपको एक टॉपिक भी कंप्लीट करा दिया है, और ये टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आपके अलग अलग स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताते बताते ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के बारे में ही बता दिया। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग के बारे में। तो जो आपने प्रोसेस में जितने स्टेप पढ़े ना, वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग भी है और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस भी है। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कह लो या ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग कह लो, दोनों का आपस में बिल्कुल प्योर रिलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, देखिए पहले लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इंटीमेट्स का नीचे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीमेट्स का मतलब होता है हेल्प। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली हेल्प्स करती है, किसकी हेल्प करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं उस प्लान को
एक्शन में लाने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करती है। बाय क्लैरिफाइंग, ये क्लैरिफाई करके जॉब को क्लैरिफाई करके कि आपकी प्लानिंग के सिलसिले में आपने जो प्लानिंग करी है उस काम को कौन करेगा। एंड वर्किंग रिलेशनशिप, जितने भी लोग काम करेंगे उनका आपस में क्या क्या रिलेशन रहेगा। अलॉन्ग विद असेंबलिंग रिसोर्सेज, अब यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग में एक तो ये आता है कि सबकी कौन कौन लोग काम करेंगे, किसकी क्या जॉब होगी, और साथ के साथ ऑर्गेनाइजिंग में एक चीज़ और एडिशन होती है जो कि प्रोसेस में नहीं बताई गई है, वो ये कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मनी की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कैबिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का भी आपको रिसोर्सेज का असेंबल करना होता है, इनका इंतज़ाम करना होता है फॉर अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल, जो आपने गोल डिसाइड किया है या जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, दो चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। एक तो ये कि आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जॉब और वर्किंग रिलेशनशिप ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव को कौन करेगा, कौन जॉब पे रहेगा और कौन उसे पूरा करेगा, इसकी तैयारी करना, कौन कितना काम करेगा, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, किसकी क्या ड्यूटी होगी, ये ऑर्गेनाइजिंग होता है। और प्लस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिन जिन साधनों की आपको ज़रूरत है, साधनों की तो वो आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, जैसे मैन पावर, मटेरियल, मनी, या ये सब चीज़ों को आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग को अगर मैं टुकड़ों में समझना चाहूँ आसान तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। ऑर्गेनाइजिंग हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है। क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशनशिप, हमारे जॉब को क्लैरिफाई करती है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हमें ये पता चल पाता है कि किसको क्या जॉब करनी है और किसका क्या वर्किंग रिलेशनशिप है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा। असेंबलिंग रिसोर्सेज को हमें ऑर्गेनाइजिंग स्टेप में हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है रिसोर्सेज को जिनकी हमें ज़रूरत होती है। और ये सब हम काम किस लिए करते हैं, अपने गोल को अटेन करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है आपका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हमें एक स्पेशलाइजेशन में मदद मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए जब आप किसी की जॉब्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हो, सिस्टमेटिक एलोकेशन करते हो जॉब का, आप प्रॉपर तरीके से सबकी जॉब्स को टुकड़ों में बांटते हो, हर किसी को अपना अपना जिसका जो काम है, जैसे परचेज़ मैनेजर को परचेज़ का काम दे दिया, सेल्स मैनेजर को सेल्स का काम दे दिया। अब एक ही आदमी को जो आपने एक काम दिया वो उसी को वही बार बार रिपीट करना है। तो जब एक इंसान अपने काम को बार बार रिपीट करेगा तो ऑटोमेटिक बात है वो उसमें परफेक्शन ले आएगा, वो उस काम में माहिर हो जाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, डुप्लीकेशन नहीं लाते, ओवरलैपिंग नहीं होती ड्यूटीज़ की। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आपने बिना सोचे समझे काम देना सबको शुरू कर दिया और पता लगा एक इंसान के पास बिना सोचे समझे आपने काम दिया, तो पता लगा कि आपने बिना प्लानिंग के एक इंसान को दो टास्क दे दिए। अब वो दो टास्क कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा और वो स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक पेपर वर्क पे पूरा डिसाइड करते हैं कि एक मैनेजर को एक समय में ये एक काम करना है और दूसरे मैनेजर को ये दूसरा काम करना है। तो सबके अपने काम फिक्स होते हैं, एक समय में एक ही काम करना होता है, जिससे उस काम को बार बार करने से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दूसरा है आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम जॉब्स को एलोकेट कर रहे होते हैं और वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं कि किसको क्या काम करना है, हु विल गिव द ऑर्डर एंड हु विल बी टेकन, कौन ऑर्डर देगा और कौन ऑर्डर लेगा, ये पहले से ही हम पेपर पे डिसाइड कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि एक जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं तो सबको अपनी ड्यूटी, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है, अपने काम के बारे में पता होता है। अगला है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। सबको ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए बताया जाता है कि किसकी जॉब क्या है, किसको कितना काम करना है और किसकी क्या ड्यूटी है। तो इससे क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सभी लोग जितने भी काम कर रहे होते हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटी पता होती है। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली काम करता है, क्योंकि सबको अपने अपने काम पता होते हैं, सब अपने काम में लगे रहते हैं। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से जितने हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जितनी हमें बिजली की, जितने हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है या जितने हमें पैसे की ज़रूरत है, वो सारा मैन पावर के अकॉर्डिंग और बिज़नेस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, जितनी हमें लिमिटेड चीज़ों की ज़रूरत है रिसोर्सेज की, हम उतनी ही चीज़ों को अरेंज करते हैं। अगर मान लीजिए एक ऑफिस में 5 हमने एम्प्लॉई सबॉर्डिनेट रखे, तो इसका मतलब लिमिटेड 5 ही कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, 10 कंप्यूटर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम जॉब्स
और ड्यूटीज़ सबको बताते हैं और एम्प्लॉयज़ को जॉब पोजीशन देते हैं, कितने हमारे मैनेजर होंगे, कितने हमारे एम्प्लॉय होंगे, किसका क्या काम है। तो उसी के हिसाब से हमें स्टेशनरी की, पेपर की, कंप्यूटर की कितनी ज़रूरत है, बिजली की कितनी ज़रूरत है, कितने हमें कैबिन की ज़रूरत है, वो हम पहले से ही हमें आइडिया हो जाता है। तो उससे क्या होता है, रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं होता, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द मैनेजर टू डेवलप न्यू मेथड एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। एक मैनेजर को जब एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है तो वो उस डिपार्टमेंट का बॉस होता है और वो अपने डिपार्टमेंट में हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके डिपार्टमेंट में हर बार एक नए नए तरीके से काम हो, अच्छे तरीके से काम हो, बेहतर तरीके से काम हो। तो जब एक मैनेजर को एक समय पर एक ही काम दिया जाएगा तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि वो उस काम को अच्छे से अच्छे करे, क्योंकि एक ही काम है उसके पास और वो यही चाहेगा कि मैं इस काम को अच्छे से अच्छे करूं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दूं। तो इससे क्या होता है कि जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को नए नए मेथड से काम करने के लिए अलाउ करेगा, नए नए मेथड्स देगा, नए नए उसको सजेशन देगा, तो इससे जो पर्सनल है उनका डेवलपमेंट होगा, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगला है एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू बी सुटेबली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जॉब पोजीशन रखते हैं, जब हम ड्यूटीज़ सेट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा बिल्कुल हर चीज़ क्लियर होती है कि हमारे परचेज़ डिपार्टमेंट में कितने मैनेजर हैं, परचेज़ डिपार्टमेंट में कितने सबऑर्डिनेट हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो हमें पहले से ही पता होता है कि अगर बाई चांस किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहा है या कोई कॉम्पिटिशन में चेंज आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो हमें पता होता है कि हमारे 10 डिपार्टमेंट है, हमें एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, चलो एक डिपार्टमेंट और ले आते हैं। हमें अपने परचेज़ डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय बढ़ाने की ज़रूरत है, 5 काम कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, चलो 2 और ले आते हैं। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम चीज़ों को आसानी से जो बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं, कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए हम चीज़ों में बदलाव आसानी से ला सकते हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन। इसका मतलब है कि अगर आपको कल को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लानी है, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है, तो जितने आपके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जितने आपकी जॉब पोजीशन है, जितने मैनेजर हैं, जितने सबऑर्डिनेट हैं, अगर बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट में 5 लोगों से काम चल रहा है, लेकिन मुझे अब उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कितने परसेंटेज में एक्सपेंड करना है, उसके हिसाब से आप एम्प्लॉय को बढ़ा दीजिए। अगर 10% एक्सपेंड करना है तो जितनी आपकी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है उसको 10% बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक बार ऑर्गेनाइजिंग करने से अगली बार बिज़नेस को एक्सपेंड करने में ऑर्गेनाइजिंग हमारी मदद करता है। एक बार जब आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, उसके हिसाब से एक बार टास्क अचीव कर लिया, तो अगली बार जब आप बिज़नेस को एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा सा जितना आप बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहोगे उतने आपके डिपार्टमेंट्स, उतने आपके मैनेजर और उतने आपके सबऑर्डिनेट भी एक्सपेंड हो जाएंगे और आप अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हो, आप अपने बिज़नेस में जॉब पोजीशन को बढ़ा सकते हो, डिपार्टमेंट्स बढ़ा सकते हो। तो आसानी से आप ऑर्गेनाइजिंग के ज़रिए एक्सपेंशन और ग्रोथ ला सकते हो। तो ये थी आपकी ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस। यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद क्यों आती है और ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग क्यों आता है। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लानिंग, सबसे पहले हम प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की मदद लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइजिंग में जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में हमें जब मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है तो प्लानिंग हम पहले करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर, और लेकिन उनकी जो रिक्रूटमेंट है या उनकी जो अपॉइंटमेंट है मैनेजर और सबऑर्डिनेट को जब हम बिज़नेस में लेके आते हैं उसके लिए हम स्टाफिंग की मदद लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो देखना उसके बाद हमारा अगला स्टेप स्टार्ट होगा स्टाफिंग। तो कहीं ना कहीं जब मैं स्टाफिंग चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो ऑर्गेनाइजिंग का यही वाला बेस मैं आपको लेके समझाऊँगा, ठीक है। तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाई स्टाफिंग कम्स आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.